गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने क्लास में बात की थी कि डिजीज़ होता क्या है, क्यों होता है, किस में होगा, वजह क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, जिसके अंदर होता है उसके अंदर चेंजेस क्या होंगे, होस्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। तो अब पहली बात तो ये है कि कल वाला लेक्चर जिसने पढ़ा है उसी को आज वाला लेक्चर समझ में आएगा। अगर कल वाला आपने नहीं पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा वो एक बार पढ़ लेना ताकि ये इजी हो जाएगा, अदरवाइज ये दोनों ही चैप्टर आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। तो अपन बात करते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था, अपने वीडियो पे कमेंट किया था कि उस बच्चे को समझ में नहीं आया था कि सर ईटियोलॉजी क्या होता है। अच्छी बात है, पूछ लेना चाहिए आपको ईटियोलॉजी। ये अपने टर्म कल डिस्कस किया था कि ईटियोलॉजी होता क्या है। एक टर्म मैंने साथ में बताया था ईटियोलेशन। दोनों में क्या डिफरेंस? डिफरेंस सीधी सी बात, इसमें ईटियोलेशन जिसमें अपन बात करते हैं तो ईटियोलेशन का मतलब, ये ईटियोलेशन है क्या, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह से सिम्टम। क्या होता है ये? एक तरह से सिम्टम होता है। अब सिम्टम होगा तो सिम्टम की जब भी बात होती है तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होगी। कोई भी प्लांट सिम्टम तभी शो करेगा, उसकी अपीयरेंस तभी होगी जब उसके अंदर नॉर्मल फंक्शन नहीं होंगे। अब नॉर्मल फंक्शन नहीं हो रहे तो मतलब ईटियोलेशन हो किसके अंदर आए? प्लांट के अंदर। सीधी सी बात है, वो तो प्लांट के अंदर आए। पर ईटियोलेशन होने का कारण क्या है? कारण मैंने 3 तरीके से बताए थे। वैसे तो मेन मोटे मोटे तौर पे देखें तो अपन 2 तरीके के कारण देख लेते हैं। अपन एबायोटिक बताया था मैंने एक, कि या तो एबायोटिक कारण हो सकता है या फिर बायोटिक हो सकता है। तीसरा जो था वो था मीजोबायोटिक। तीनों का रोल रहता है। अब जो एबायोटिक फैक्टर होता है, एबायोटिक फैक्टर में अपन ने डिस्कस किया था कि इसके अंदर क्या हो सकता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या, या तो ज़्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से। ठीक है। इसके अलावा लाइट। लाइट क्या, ज़्यादा होने से या कम होने से। इसी तरह अदर फैक्टर भी अपन ने पढ़े थे। तो अब अपन ईटियोलेशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर अब देखो, बायोटिक फैक्टर जो था, एक बार बता देता हूँ। बायोटिक फैक्टर में क्या, सब चीज़ जो लिविंग होती है, ठीक है, सारी जितने भी लिविंग जो थिंग्स होती है उसको क्या बोल देते हैं अपन, बायोटिक फैक्टर। ठीक है, वो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसमें देखना आप। ईटियोलेशन का मतलब हो जाता है कि जब कोई भी प्लांट का क्लोरोफिल डेवलप नहीं हो, कोई भी प्लांट का क्लोरोफिल का डेवलपमेंट नहीं हो। ठीक है, जब क्लोरोफिल का डेवलपमेंट क्यों नहीं होता? क्लोरोफिल के लिए मेन फैक्टर क्या काम करता है? क्लोरोफिल के लिए अपने को क्या चाहिए? लाइट। क्लोरोफिल के लिए क्या चाहिए अपने को? लाइट। लाइट होगी तभी वो एक्टिव होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर तत्व भी काम करते हैं, लेकिन अपने लाइट के केस में बात करते हैं तो लाइट जब पूरी प्लांट को नहीं मिल पाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाता है। उसके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल करेक्टर या फिर उसके अंदर फिजियोलॉजिकल या फिर उसके अंदर डिसऑर्डर बोल देते हैं। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जिस वजह से वो कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो करेगा। सिम्टम्स शो करेगा तो उस पर एक इफेक्ट पड़ेगा। सिम्टम क्या होता है? एक इफेक्ट। पौधे पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ को अपन सिम्टम बोल देते हैं। तो लाइट की वजह से पौधे का जो रंग होता है वो पीला पड़ जाता है। अब पीला पड़ना भी 2 तरीके से होता है। ठीक है, इसको येलोविंग बोल देते हैं। येलोविंग भी अलग अलग तरीके से हो सकती है कि किस वजह से, लाइट की वजह से येलोविंग हो रही है या फिर बायोटिक फैक्टर की वजह से भी येलोविंग हो जाती है। कुछ वायरस वाली डिजीज होती है उसके केस में भी क्या हो जाता है, प्लांट के अंदर येलोविंग हो जाती है। लेकिन ईटियोलेशन की बात होती है तो ईटियोलेशन के अंदर क्या होता है, प्रकाश के अभाव की वजह से पौधे का रंग हरा न होकर पीला पड़ जाना, उस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, ईटियोलेशन। ठीक है, ये तो हो गया एक टॉपिक, सीधी सी बात कि ये एक सिम्टम होता है। ईटियोलेशन के बारे में अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। समझ नहीं आए तो एक बार और पूछ लेना फिर। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपन ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी क्या होता है?
ईटियोलॉजी के बारे में मैंने बताया था कि अब जब अपन डिजीज़ की बात करते हैं तो डिजीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। अब डिजीज़ के रिलेटेड पॉइंट उससे क्या होते हैं कि अपन कोई भी डिजीज़ पढ़ेंगे, अपने क्या आगे जो चैप्टर होगा उसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर जो क्रॉप होगी उसके अंदर कौन कौन सी डिजीजेज होती है उनके बारे में पढ़ना होता है। तो डिजीज़ का पूरा अध्ययन करने के लिए अपने को बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तब जाके वो पूर्ण अपनी डिजीज़ की अध्ययन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि अपने 2-3 चीज़ पढ़ते हैं। डिजीज़ की स्टडी करने से पहले अपने को क्या क्या चीज़ का पता होना चाहिए, वो चीज़ होती है, एक चीज़ होती है ईटियोलॉजी, दूसरा होता है उसके सिम्टम्स क्या होंगे डिजीज़ के, इसके बारे में क्लियर हो गया पूरा। सिम्टम क्या होता है, सिम्टम हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, साइन हो सकता है, साइन के बारे में भी बताया था। सिम्टम के बाद में अपन क्या पढ़ते हैं कि उसके अंदर एक पॉइंट और आता है कि प्री डिस्पोजिशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन अभी, एक बार इसको दिमाग में रखना है, प्री डिस्पोजिशन। ठीक है, उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं उसका डिजीज साइकिल। अब डिजीज साइकिल भी पढ़ना पड़ता है कि उसके अंदर उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। लाइफ साइकिल अलग होता है, डिजीज साइकिल अलग होता है, इसको डिस्कस करेंगे अपन। वैसे बता देता हूँ कि डिजीज साइकिल किसके केस में हुआ कि डिजीज साइकिल का मतलब होता है कि जब कोई रोग कारक पौधे के ऊपर अटैक करता है, तो जब उसमें डिजीज करता है तो उसकी पैथोजन की ग्रोथ के साथ साथ पौधे के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है तो उसके बहुत से स्टेप बनते हैं, ये इवेंट बनते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वो इवेंट्स चलते हैं। तो उस इवेंट को, सारे इवेंट्स जो होते हैं उनको एक चेन में सेट करना या फिर एक साइकिल के रूप में सेट करना क्या कहलाता है, डिजीज साइकिल। और एक होता है लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल सबका इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके सबके अलग अलग होते हैं। तो अब सबके लाइफ साइकिल होते हैं, ह्यूमन बींग्स के भी लाइफ साइकिल होते हैं। लाइफ साइकिल मतलब उसकी ग्रोथ की स्टेजेज होती है, उसकी जीवन की स्टेजेज होती है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, सीधा सा लाइफ साइकिल। लेकिन डिजीज साइकिल अलग होता है। डिजीज साइकिल में क्या होता है, होस्ट के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, यानी कि जो अपना पोषी पौधा होता है, पोषी के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव प्लस में उसका क्या होता है कि पैथोजन की ग्रोथ स्टेजेज, पैथोजन की ग्रोथ स्टेजेज की वजह से, उसकी ग्रोथ की वजह से प्लांट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, उन इफेक्ट को, उस प्रभाव के एक इवेंट बन जाता है। उन इवेंट्स को मिला के अपन क्या बोल देते हैं, एक चेन सेट कर देते हैं, तो उसको डिजीज साइकिल बोल देते हैं। अब इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, डिजीज साइकिल पढ़ लिया, उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं इसमें, मैनेजमेंट। मान लो कि अपने एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जैसे कोई एक डिजीज़ के बारे में पूछ ले कि आपको, अपने जब सिलेबस में पढ़ेंगे तो सबसे पहले पॉइंट ये दिया होता है कि डिजीज़ की स्टडी करने से पहले क्या करते हैं अपन, डिजीज़ में क्या क्या चीज़ पढ़ना है अपने को, उसका ईटियोलॉजी पढ़ना है, सिम्टम्स पढ़ना है, उसके प्री डिस्पोजिशन पढ़ना है, डिजीज साइकिल पढ़ना और मैनेजमेंट पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक मिलके अपना एक डिजीज़ को कंप्लीट करेगा। तो जैसे मैं बात कर लूँ, एक सिंपल सी डिजीज़ की बात करें अपन, जैसे राइस क्रॉप की एक डिजीज़ होती है ब्लास्ट। अब इस डिजीज़ के बारे में अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लिए कि राइस ब्लास्ट डिजीज़ है, उसके बारे में लिखिए और इसके मार्क्स कर दे आपके, जैसे 12 मार्क का क्वेश्चन हो गया, तो अब इसके बारे में आप क्या लिखोगे, ब्लास्ट। चलो ठीक है, ब्लास्ट अपने आप में एक डेफिनेशन होती है, उसको डिफाइन कर दिया, 12 मार्क का तो नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि ब्लास्ट के अंदर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लिखना, मतलब सबसे पहले अपन इसके ईटियोलॉजी, यानी कि ईटियोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, कोजल ऑर्गेनिज्म। ईटियोलॉजी का मतलब हो गया कोजल ऑर्गेनिज्म। तो कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि रोग करने वाला कारक क्या है उसके बारे में अध्ययन करना होता है ईटियोलॉजी। तो अब इसके अंदर कोजल ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। जैसे ब्लास्ट डिजीज है तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है पायरिकुलेरिया। ठीक है, चावल को ओराइजस टाइवा बोलते हैं तो इसका ओराइजी हो गया, पायरिकुलेरिया ओराइजी, ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया। इसको अंडरलाइन करना पड़ता है क्योंकि जितने भी इनके साइंटिफिक नाम होते हैं उनको अंडरलाइन करना पड़ता है, क्योंकि अपन इटैलिक में इसको नहीं लिख सकते, तो इसलिए अपने को अंडरलाइन करना ये ज़रूरी होता है। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया तो इसको आप, इसके मार्क्स भी कट सकते हैं या गलत भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो पायरिकुलेरिया ओराइजी जैसे अपने कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया। तो ईटियोलॉजी के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, इसमें इतना ही नहीं होता कि अपन सिर्फ कोजल ऑर्गेनिज्म लिख दिया वो ईटियोलॉजी हो गया। ईटियोलॉजी के अंदर ये भी लिखना होता है कि ये जो पायरिकुलेरिया ओराइजी है ये है क्या, मतलब या तो ये फंगस है या फिर ये बैक्टीरिया है,
या कोई वायरस है या फिर कोई निमेटोड है। तो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी होता है कि इसका आइडेंटिफिकेशन, इसके मॉर्फोलॉजिकल मतलब इसकी कार्यकी या फिर इसकी आकारिकी शारीरिकी जो कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके वो पूर्ण इटियोलॉजी के अंदर आता है। तो इटियोलॉजी के अंदर जब बात करते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, उसके बेसिक कैरेक्टर्स लिखते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि पायरिकुलेरिया एक फंगस है, ठीक है, अपने इसके बारे में पूरा बताऊंगा इसको कि बैक्टीरिया, और इसमें दिक्कत आएगी कहीं पहचानने में, तो किसको बैक्टीरिया बोलते हैं, कैसे बैक्टीरिया कैसा होता है, ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टर पढ़ेंगे तब पूरा समझ में आएगा। पायरिकुलेरिया जैसे क्या होता है, एक फंगस, ये एक फंगस है। अब फंगस होगा तो फंगस के अंदर कुछ कैरेक्टर भी होंगे। अपन फंडामेंटल में पढ़ा था कि फंगस के क्या कैरेक्टर होते हैं, उसकी बेसिक बॉडी होती है या फिर उसकी सोमेटिक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं, सोमेटिक स्ट्रक्चर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे इसके अंदर स्ट्रक्चर बनती है, जैसे उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके न्यूट्रिशन लेने का क्या मेथड होता है, कैसे वो न्यूट्रिशन लेता है, ग्रोथ कैसे होती है उसकी, तो वो सब चीज़ें उसमें इटियोलॉजी में आ जाती है, ठीक है। तो फंगस जैसे इसकी बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जैसे क्या बनता है, इसके अंदर माइसीलियम होता है, तो उसके अंदर ऐसे लिख देते हैं जैसे सेप्टेट माइसीलियम, एक कैरेक्टर अपन ने ये लिख दिया सेप्टेट माइसीलियम, मतलब अपने फंडामेंटल के कोर्स में लगता है। सेप्टेट मतलब सेप्टेशन, सेप्टेट का मतलब विभाजित, सेप्टेट का मतलब विभाजित। फंगस की जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो सोमेटिक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोल देते हैं अपन माइसीलियम। जैसे ये फंगस की ऐसे ब्रांचेज होती है, उसमें ये क्या होता है, एक माइसीलियम होता है, जाल, एक नेटवर्क बना होता है। अब ये माइसीलियम, अगर इस माइसीलियम के अंदर इसका जो जीव द्रव्य है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, अगर वो डिवाइड नहीं है सेल में, एक एक सेल में विभक्त नहीं है, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, एसेप्टेट। लेकिन जब इसका पूरा प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर जो केंद्रक होते हैं, वो केंद्रक अलग अलग सेल के अंदर एक या दो हो सकते हैं, तो इस टाइप का अगर इसके अंदर पैटर्न होता है तो उस टाइप के माइसीलियम को अपन क्या बोल देते हैं, सेप्टेट माइसीलियम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सेप्टेट माइसीलियम का मतलब कि इसका जो माइसीलियम होता है उसके अंदर विभाजन होता है, यानी कि पार्टीशन होता है, कि सेल में डिवाइड रहता है ये पूरा, ठीक है। सेप्टेट माइसीलियम हो गया। उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, इसका कोनिडिया बनता है इसके अंदर। अब कोनिडिया क्या होता है इसके बारे में भी बता देता हूँ। कोनिडिया क्या होता है, एक एसेक्सुअल स्पोर होता है या फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है फंगस की जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनती है, ठीक है। ठीक है, वैसे इसका मीन होता है डस्ट लाइक जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कोनिडिया बोल देते हैं। कोनिडिया जैसे ये माइसीलियम होता है फंगस का, तो माइसीलियम की जो ब्रांचेज होती है उस ब्रांच से इसके जैसे इस टाइप से इसकी ब्रांच में क्या होगा, विभाजन होगा। विभाजन होने की वजह से क्या होगी, एक सेल जैसे ये अलग होकर ये टूटकर ऐसे अलग हो जाती है। तो ये जो सेल होती है ये पूरी कवक का निर्माण कर सकती है, ये अपने आप में पूरी फंगस का निर्माण कर सकती है। और इस एक सिंगल सेल को, जिसके अंदर कोई भी लैंगिक पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ उसका सोमेटिक यानी कि उसका कायिक भाग, उसकी एक कायिक सेल या फिर कायिक टुकड़ा, मतलब एक जो कायिक कोशिका होती है उसका एक कायिक कोशिका, सिंगल कोशिका मान लो, वो कोशिका क्या करती है, अपने आप में एक पूरी सेल का निर्माण, इसमें पूरे फंगस का निर्माण कर देती है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उस स्ट्रक्चर में एक चीज़ आती है कोनिडिया, ठीक है। तो कोनिडिया बनता है इसके अंदर। अब कोनिडिया कैसे बनता है, अब देखो इसका नाम क्या है, पायरिकुलेरिया। पायरिकुलेरिया क्यों पड़ता है इसका नाम, क्योंकि इसके कोनिडिया का जो शेप होता है वो क्या होता है, पायरीफॉर्म। शेप क्या होता है उसका, पायरीफॉर्म। बहुत सारी शेप होती है, पैथोलॉजी में अपने बात करते हैं तो रेनिफॉर्म होता है, पायरीफॉर्म होता है, फिलीफॉर्म होता है, ठीक है। अब पायरीफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि पायरीफॉर्म, पायरी का मतलब होता है नाशपति के आकार का, पायरी का मतलब नाशपति के आकार का। अब नाशपति का आकार कैसे होगा, इस टाइप का।
तो जो नाशपाती के आकार की जो स्ट्रक्चर बनती है, कोनिडिया जो बनता है, वो किसके अंदर बनता है? पायरिकुलेरिया के अंदर। और वो भी कितनी सेल से मिलकर बना होता है? एक कोनिडिया के अंदर कितने सेप्टा होते हैं? जैसे 2 से 3 सेप्टा होते हैं, यानी कि 3 सेल बन जाती है एक कोनिडिया के अंदर। ये इसके अंदर अलग अलग न्यूक्लियस हो गया। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोल देते हैं अपन पायरिफॉर्म। इसी टाइप से अपन बात करते हैं रेनिफॉर्म की। रेनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि किडनी के आकार का, किडनी के आकार का। जैसे ये भी किस में बनता है, ये अपन बाद में बात करेंगे, आगे जब चैप्टर में आएगा तब। इस टाइप के जो कोनिडिया होते हैं, ये इसमें जैसे यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया, तो ये इस टाइप के जो कोनिडिया होते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन? रेनिफॉर्म कोनिडिया। ठीक है, ये हो गया पायरिफॉर्म। पायरिफॉर्म कोनिडिया बनता है किसके अंदर? पायरिकुलेरिया के अंदर। अब पायरिकुलेरिया के अंदर पायरिफॉर्म का कोनिडिया बनता है, इसमें इतने टाइप के सेल होती है। अब इसका कलर भी क्या होता है? येलो कलर के कोनिडिया होते हैं, येलो कलर के कोनिडिया होते हैं। तो ये इसकी जो पूरे के पूरे जो करेक्टर है वो किसके अंदर अपन स्टडी करते हैं? ये सारे करेक्टर अपने किस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ के अंदर पढ़ते हैं? वो होती है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब, लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन, इटियोलॉजी का मतलब हो जाता है अध्ययन। अब अध्ययन किसका कर रहे हैं अपन? पूरे के पूरे जो रोग कारक होता है उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? इटियोलॉजी। अब समझ में आया? इटियोलॉजी की अब डेफिनेशन लिखे तो डेफिनेशन में क्या लिखते हैं कि रोग कारक का अध्ययन करना, रोग कारक का अध्ययन करना, रोग कारक का निर्धारण व अध्ययन करना, डिटर्मिनेशन एंड स्टडी ऑफ ए कॉज ऑफ ए डिजीज। ठीक है, इसको बोल देते हैं इटियोलॉजी। तो ये अगर बाद में भी समझ में नहीं आई तो एक बार और पूछ लेना, किसी को और समझना हो तो। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इटियोलॉजी हो गया, उसके बाद मैंने एक टॉपिक बताया बीच में अभी, प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन क्या होता है और डिजीज में इसका क्या रोल रहता है प्री डिस्पोजिशन में? अब प्री डिस्पोजिशन की बात करते हैं। प्री डिस्पोजिशन के अंदर अपन बात करते हैं। प्री डिस्पोजिशन क्या होता है कि प्री डिस्पोजिशन मैंने जब बताया था कि एक तो होता है पैथोजन। जब डिजीज की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ डिजीज उसी टॉपिक पे ला रहा हूँ वापिस और इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ। प्री डिस्पोजिशन में अपन डिजीज होती है तो उसमें क्या होता है? एक तो हो गया पैथोजन, दूसरा होता है उसके अंदर होस्ट, और तीसरा होता है उसके अंदर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब उसके लिए क्या हो जाता है कि फेवरेबल कंडीशन, उसके लिए क्या हो जाता है? फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल उसका वातावरण होना। अब प्री डिस्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि ये क्या चीज़ होती है कि सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट make the plant vulnerable। vulnerable मतलब उसको क्या कर देता है? कमज़ोर बनाना, कमज़ोर बनाना। ठीक है, अब क्या होता है कि सेट एक दशा होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि एक वातावरणीय जो दशा होती है उसका एक सेट होता है कि वो सब मिलके प्लांट को क्या बना देते हैं? कमज़ोर बना देते हैं। कमज़ोर बनाने की वजह से उसमें क्या होता है कि पैथोजन उस पर अटैक कर पाता है। जब प्लांट कमज़ोर होगा तो पैथोजन उस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। जैसे ये प्लांट है, अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर होगी तो ये अटैक नहीं करने देगा। जैसे अपने कोरोना की बात कर रहे हैं तो इसमें बोलते हैं ना कि जिसकी बॉडी मजबूत होती है उसके अंदर अटैक नहीं करता। उसी प्रकार से अगर प्लांट मजबूत होगा तो उसके अंदर पैथोजन अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हो जाती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जिस वजह से प्लांट कमज़ोर हो जाता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र जो होता है, फर्टिलाइज़र की डोज को कम ज़्यादा कर देने से प्लांट का कई बार प्लांट मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो अटैक करना इजी रहता है। तो फर्टिलाइज़र हो सकता है, सॉइल का पीएच हो सकता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मिलके किसके अंदर आती है? ये सब सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? प्री डिस्पोजिशन फैक्टर के अंदर आती है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं, वो सारी की सारी कंडीशन क्या होती है?
प्रीडिस्पोजिशन। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार आपको इतनी चीज़ पढ़नी है, ध्यान रखना इसका। इसके पूरे डिटेल नोट्स तुम लोगों को दे दूंगा। एक बार तुम लोगों को सिर्फ ये चीज़ें समझनी है, उसके बाद पढ़ोगे तो पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। रटना नहीं है, समझ लो एक बार, कि समझने के बाद तुम लोगों को जो मैटर मिलेगा उसमें ये क्लास पढ़ लेना और उसके बाद में उस चीज़ को पढ़ना, ताकि तुम लोगों को पढ़ना आसान या इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।